हाँ तो विद्यार्थियों, हमारे इस थर्ड वीडियो में टेट और सीटेट के लिए इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। श्रेणी 1 माइनस 1 अपान एन प्लस 1 माइनस 2 अपान एन प्लस 1 माइनस 3 अपान एन प्लस डॉट 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 का एन पदों का योगफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जैसे 1 माइनस 1 अपान एन प्लस 1 माइनस 2 अपान एन प्लस 1 माइनस 3 अपान एन प्लस डॉट 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 कहां तक, n पदों तक। अब देखिए, जब भी श्रेणी का इस टाइप का सवाल आए जिसमें अल्टरनेट पद दिए गए हो, एक पॉजिटिव दिया गया हो एक निगेटिव दिया गया हो, तो इनको सम करने का रूल होता है कि पॉजिटिव साथ साथ लिखते हैं और निगेटिव भी साथ साथ लिखते हैं। तो पॉजिटिव वाले टर्म्स अलग लिखेंगे और निगेटिव वाले टर्म्स अलग लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव वाले टर्म। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव क्या है 1, यहाँ पर पॉजिटिव क्या है 1, यहाँ पर पॉजिटिव क्या है 1। तो जितने भी पॉजिटिव वाले टर्म है उनको पहले लिखेंगे और जो निगेटिव वाले टर्म है उनको बाद में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कहां तक लिखना है, n पदों तक लिखना है, n पदों तक। इसके बाद में ये बचा माइनस का 1 अपान n, माइनस का 2 अपान n, माइनस का 3 अपान n डॉट डॉट, ये भी कहां लिखना है, n पदों तक। अब इनका सम देखिए, यहां पर देखिए, अगर 1 1 2 टाइम ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे 1 1 1 तो 3 आएगा, 4 बार जोड़ेंगे 1 1 1 1 तो 4 आएगा। इस प्रकार से 1 1 को n टाइम जोड़ेंगे तो यह आएगा n। माइनस का n सभी में कॉमन है, माइनस सभी में कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले ले और 1 अपान n कॉमन ले ले। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहां तक आएगा, n पदों तक आएगा, n पदों तक। अब n माइनस 1 अपान, यहां पर देखिए इसका आपको फार्मूला पहले ही बता चुके हैं कि अगर लगातार संख्याएं दी हो तो जोड़ने का फार्मूला होता है n प्लस 1 अपान 2। तो यहां पर लिखेंगे n प्लस 1 अपान 2, n से n काट दो। अब आपका हो जाएगा, इधर 12 से ले लीजिए n, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 2n माइनस n माइनस 1। अब 2n से n घटा दो तो n माइनस 1 अपान 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 अपान 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 2 बार लगाइए कम से कम। अब देखिएगा आप अगला क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया व्यक्त होगा। अब जो क्वेश्चन है ये तो गणित का एक एप्लीकेशन है कि 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से डिवाइड होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया व्यक्त होता, तो यहां पर इसका आंसर 8 आता। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दिया गया होगा 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर तो आंसर 4 आएगा। अगर क्वेश्चन हमारा होगा 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर तो हमारा आंसर 8 आएगा। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं कि आंसर सही है गलत है। तो देखिए, 2 क्रमागत समपूर्णांक, ऐसे मान लीजिए कि अगर 2 तो 4, ये लगातार है, क्रमागत है और समपूर्णांक है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए 4 6, एक और ले लीजिए 6 8, या फिर एक और ले लीजिएगा 8 10। आपने 3-4 एग्जाम्पल ले लिए, 3-4 एग्जाम्पल्स में इसको हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर 4 सही है नहीं सही है। तो देखिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब आप इनका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर। 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर। अब अंतर निकालिए, 16 4 घटाइएगा, कितना बचता है आपका 12। यहां पर कितना बचता है, यहां घटाइएगा, यहां पर घटाइएगा। अब देखिए 12 है, 20 है, 28 है, 36 है, ये संख्याएं किससे व्यक्त होंगी। तो आप देखिए यहां पर 3 से सभी संख्याएं नहीं व्यक्त होंगी, 6 से भी सभी संख्याएं व्यक्त नहीं होंगी, 7 से भी सभी संख्याएं व्यक्त नहीं होंगी। अब 4 है कि 4 से सभी संख्याएं व्यक्त होंगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप जान लीजिएगा 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होता है और 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। अभी हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा।
तो आप ध्यान रखिएगा। पहले हमने अभी आपको बताया था कि गणित के एप्लीकेशंस हैं। अगर क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर है तो 4 से विभाजित होगा। क्रमागत सम पूर्णांकों का अंतर 4 से, और क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर तो 8 से। इसको एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे आप लेंगे 1 3 3 5 5 7 7 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9, 5 का 25, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 7 का 49, 9 का 81। अंतर निकाल लीजिए, इनका अंतर कितना होगा देख लीजिए। 8 बचेगा, यहाँ 16 बचेगा, यहाँ घटाइएगा 24 बचेगा, यहाँ घटाइएगा 32। अब 8 16 24 32, ये सारी संख्या किससे कटेंगी? ना 7 से, ना 6 से, ना 3 से, किससे कट जाएंगी? 8 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक बार फिर जान लीजिएगा, दो क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 4 से डिवाइड होता है और दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 8 से डिवाइड होता है। अभी आप देखिएगा इससे अच्छा क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? ये सवाल यूपी टेट में तो कई बार पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, यहाँ पर बोला दो संख्याओं का योगफल 12, तो हम मान लीजिए ए और बी दो संख्या है, a प्लस बी बराबर 12। आगे बोला गया है तथा गुणनफल 35 है, तो a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर 35। अब बोला गया इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो जिसे आप a का व्युत्क्रम निकालिएगा तो a का व्युत्क्रम आपका होगा 1/a और b का व्युत्क्रम आपका होगा 1/b। तो 1/a प्लस 1/b, तो ये गुणे एलसीएम हो जाएगा, b एक कम b एक कम a, तो आपका आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। a प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई? a प्लस बी बराबर 12 और a गुणे b की वैल्यू दी गई, क्या दी गई? 35। तो आपका ऐसे क्या हो जाएगा? 12/35। कैंसिल हो जाएगा 12/35। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते थे कि दो संख्याओं का योग 12 गुणन 35 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो ये तो हमेशा a प्लस बी अपॉन ए गुणे बी होता है, मतलब ऊपर 12 रहेगा, नीचे क्या रहेगा? 35 रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चंस को आप जो है और भी तरीके से लगा सकते हैं, तो हम देखकर ही आंसर दे सकते हैं। इसी बात के आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे अगले एग्जांपल्स में। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इनका भी बहुत ही आसान ट्रिक होता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं शेषफल बेस्ड होते हैं। अब इसमें जो शेषफल होता है इसी को संख्या मान करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, तो यहाँ पर जो शेषफल दिया गया है वो शेषफल कितना दिया गया है? 39 दिया गया है। तो अब आपके लिए जो 39 है इस संख्या का ही काम करेगा। इस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं इस कॉन्सेप्ट में आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 39 को आप 17 से भाग दे दो, 17 दूनी 34, क्या बचेगा? 5। तो कितना शेषफल प्राप्त होगा? 5 शेषफल प्राप्त होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या हो गया? हमने बताया था कि इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो उसमें शेषफल को ही हम लोग प्रोमिनेंट मानते हैं और शेषफल बेस मान करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे इस संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचते हैं, तो यहाँ पर अगर आप शेषफल मान लीजिए, ट्रिक है 3। अब इस संख्या के वर्ग को, मतलब आपके ये संख्या का काम कौन कर रहा है? संख्या का काम 3 कर रहा है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। अब 9 को 5 से भाग दो, 5 एकम 5, क्या बचेगा? 4 शेष बचेगा। क्या बचेगा? 4 शेष बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर। इस प्रकार से आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शेषफल देखिएगा, यहाँ पर शेषफल क्या दिया गया है? यहाँ पर शेषफल दिया गया है 29 दिया गया है। अब कह रहा इसी संख्या को, अब शेषफल जो 29 दिया गया वो संख्या का काम करेगा। अब इसी संख्या को, मतलब 29 को आप 8 से भाग दो, तो 8 दिया 24, कितना बचेगा शेषफल? 5 शेष बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 5। अभी आप देखिएगा अगला प्रश्न। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटिवश गलती से 12 ले लिया तथा भागफल 35 प्राप्त किया, सही भागफल क्या है? अब देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा है, आप यहाँ पर देखिएगा कि भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल क्या है? 0 है। जिसमें शेषफल क्या है? 0 है।
कि जो भाग का प्रश्न है उसमें शेषफल आपका 0 है, उसमें शेषफल आपका 0 है। एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर 21 लेना चाहिए था, लेकिन ले कितना लिया? 12 ले लिया। 21 के स्थान पर 12 त्रुटिवश 12 ले लिया तथा भागफल 12 ले लिया और भागफल 35 प्राप्त किया। भागफल 35 प्राप्त किया। अब आपको यहां पर संख्या निकालनी है कि आपका जो है भाज्य कितना होगा, ये आपको निकालना है कि भाज्य कितना होगा। तो आप 12 और 35 का गुणा करा दीजिए और ये संख्या उसमें ऐड कर दीजिए। 12 गुणे 35 और प्लस 0, इससे आपका निकल आएगा कि ये संख्या का भाज्य कितना आएगा। 12 पंचे 60, 12 तेरह 36, 42, 420। तो आपका भाज्य कितना आ गया? 420। अब 420 को 21 से भाग दो। अगर अब हम 420 को 21 से भाग देंगे तो हमारा सही भागफल निकल आएगा। तो 21 दूना 42। अब क्या बचा? 0। 21 0 0, शेषफल क्या बच गया? 0। तो हमारा सही भागफल क्या आ गया? 20। क्या आंसर हमारा आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा एक क्वेश्चन, अगला एग्जांपल देखिए, वो एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का मान 46 हो तब भाज्य कितना है? तो पहले आप देख लीजिएगा कि आप जान लीजिएगा कि कहां पर क्या होता है। जैसे भाग है तो यहां पर आपका होता है भाजक, और यहां पर आपका होता है भाज्य, और यहां पर आपका होता है भागफल, और यहां पर आपका होता है शेषफल। ये होता है। अब जान लीजिएगा, अगर आपको भाज्य निकालना है, अगर आपको भाज्य निकालना, तो भाज्य निकालने का फार्मूला होता है कि भाजक भागफल का गुणा कराते हैं। भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल, और इसमें ऐड करते हैं शेषफल, इसमें जोड़ते हैं शेषफल। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप भाज्य को ज्ञात कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को लिख लीजिएगा। जैसे मान लो कंडीशन क्या दी गई, कंडीशन को लिखिएगा। कंडीशन दी गई भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो भाजक है वो 10 गुना है भागफल का, 10 गुना है भागफल का, तथा शेषफल का 5 गुना है। कि जो भाजक है वो 5 गुना है शेषफल का, वो 5 गुना है शेषफल का। यहां से निकल कर क्या है? अब सवाल को आगे पढ़िएगा। सवाल क्या लिखा हुआ? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल का मान 46 हो, यहां पर दिया गया पहले से, ये जो शेषफल का मान दिया गया वो 46 दिया गया, 46 दिया गया, तो आप लिखेंगे 5 गुणे 46, गुणा कर लीजिए। 5 का 30, 5 को 20 और 3 23। तो यहां से आपने निकाल लिया भाजक, तो भाजक का मान कितना आ गया? 230। अब आप यहां पर लिख लीजिए कि भाजक का मान आ गया है 230। अब भाजक निकल आया, शेषफल निकल आया, आपको निकालना क्या? भागफल निकालना है। तो देखिए, आप यहां पर एक कंडीशन दी गई है कि भाजक बराबर 10 गुणे भागफल दिया गया है। भाजक बराबर 10 गुणे भागफल, भाजक बराबर 10 गुणे भागफल, तो भाजक का मान दिया गया है 230 बराबर 10 गुणे भागफल, ये दिया गया है। अब इधर 0 काट दो, इधर 0 काट दो, तो देखिए इधर क्या बचता है? इधर बचता है 23 और इधर क्या बचता है आपका? भागफल। तो आपने यहां से निकाल लिया कि जो भागफल का मान आया वो मान क्या आ गया? 23 आ गया। अब आपको तीनों वैल्यू निकल आई। अब आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। भाजक का मान है 230, भागफल का मान है 23 प्लस शेषफल का मान है 46। अब आप यहां को ध्यान दीजिए, 23 का 23 से गुणा करो, 23 का स्क्वायर होता है 529। अब इसमें 46 जोड़ दीजिए, तो 6 4 9 13, 2 1 3 हो जाएगा, 53 36। क्या आंसर आएगा? 53 36 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 5336। अभी आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतया विभक्त होगी? आपको देखना कि जो संख्याएं दी गई हैं इनमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 45 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगी। हम पहला देखते हैं। जैसे 45 है, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुणे 9। मतलब जो संख्या 5 से कट जाए और 9 से कट जाए, 5 से कट जाए और 9 से कट जाए, वही संख्या जो है 45 से पूर्णतया विभक्त होती है। अब देखिए, जो 5 से विभाजन का नियम होता है वो नियम होता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 है तो 5 हो। मतलब संख्या के अंत में या तो 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, संख्या 5 से कट जाएगी। तो आप यहां पर देखिएगा कि जो सारी संख्याएं हैं वो 5 से डिवाइड हो जाएंगी। अब अगला लिखा हुआ 9, मतलब जो संख्या 5 से कट जाए और 9 से कट जाए वही संख्या 45 से कट जाएगी। अब 9 का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। तब आप देखिए 9 का नियम,
1 8 9 1 10 5 15 6 21 9 से नहीं कटेगा। 3 3 6 7 8 12 5 17 नहीं कटेगा। 2 2 4 8 12 6 18 कट जाएगा 9 से। 2 3 5 3 8 5 10 देखिए 2 3 5 3 8 5 13 13 कटेगा नहीं कटेगा। 13 9 से नहीं कटेगा। अब आप देखिए ये संख्या ऐसी संख्या है कि जो 5 से भी भाग देने पर कट जाएगा और 9 से भाग देने पर कट जाएगा। मतलब 5 से भी कट जाएगा 9 से कट जाएगा। तो 5 9 45 ये संख्या 45 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 202860। ये संख्या जो है आपका 45 से पूर्णतया डिवाइड होगा। अब हम देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतया विभक्त होगी। कौन सी संख्या 99 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब देखिए 99 के फैक्टर करिएगा 9 गुणे 11। जो संख्या 9 से कट जाए 11 से कट जाए वो संख्या 99 से कट जाएगा। अब जान लीजिए कि 9 का नियम क्या होता है, 11 का नियम क्या होता है। कि कोई भी संख्या अगर 9 से डिवाइड होती है तो उसका नियम होता है कि संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। 11 का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या में विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योगफल और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योगफल, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योगफल और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योगफल, फिर दोनों का अंतर या तो 0 प्राप्त हो या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो 99 से संख्या वही विभक्त होगी जो 9 से कटे और 11 से कटे। 9 11 अगर दोनों से कट जाती है तो संख्या 99 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब देखिए पहले संख्या को देखते हैं क्या संख्या 9 से कट जाएगी। तो देखिए 3 5 8 7 15 2 17 4 21 4 25 25 9 से नहीं कटता है क्योंकि 9 का नियम होता कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटे। अगर 27 आता तो हो जाता 9 से कट जाता। फिर इसको हम 11 से चेक करते। जब 9 से ही नहीं कटा तो 11 तो 99 से कटेगा ही नहीं। अब अगला देखिएगा इस संख्या को हम लोग चेक करते हैं 11 से। तो कैसा नियम होता है कि विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योगफल और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योगफल फिर दोनों का अंतर। तो आप यहाँ पर देखिएगा 2 7 9 9 3 12 तो यहाँ पर तो 12 आ रहा है। यहाँ देखिएगा 1 5 6 6 9 15। अब 15 से 12 घटाओ क्या 0 मिलेगा? 0 नहीं मिलेगा। अब क्या 11 मिलेगा? 11 नहीं मिलेगा। मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो 11 से डिवाइड नहीं होगी तो 99 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब इस संख्या को देखिएगा, इस संख्या को भी 11 से चेक करते हैं क्या संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिएगा 4 4 8 1 9 9 3 12 12 6 18। अब देखिए 18 से 9 घटाओ क्या 0 मिलेगा? 0 नहीं मिलेगा। 11 का गुणज भी नहीं मिलेगा। तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या 11 से नहीं कटेगी तो संख्या 99 से भी नहीं कटेगी। अगला देखते हैं, पहली संख्या को चेक कर लेते हैं क्या संख्या 9 से भाग देने पर कट जाएगी। तो देखिए 9 का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से भाग देने पर कट जाती है। संख्या के अंकों का योग 9 से करना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 1 1 2 4 6 3 9 4 13 5 18 18 9 से कट जाता है। ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब यदि ये संख्या 11 से कट जाए तो संख्या 99 से भी कट जाएगी। देखिएगा 5 3 8 और 8 1 9 1 4 5 5 4 9 9 माइनस 9 0। मतलब ये संख्या 9 से भी कट जाएगी और संख्या 11 से भी कट जाएगी, अर्थात ये संख्या 99 से कट जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 1 4 3 4 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका जो है आंसर हो जाएगा। अभी आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। 119 187 247 551 या इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हो, पहला फैक्टर 1 हो, दूसरा फैक्टर स्वयं वह संख्या हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य का अर्थ होता है जो किसी से ना कटे, ना विभाजित हो। अभाज्य संख्या मतलब हो गया आपका वह संख्या जो किसी से विभाजित ना हो। तो पहले हम अभाज्य संख्या देख लेते हैं। एक क्वेश्चन टेट के एग्जाम में आता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2 के बाद में 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ये सब अभाज्य संख्या है। इसलिए 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। अब हमारा प्रश्न है कि 119 अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक भी होती है। अब आप यहाँ पर 119 से बड़ी संख्या लिखे 120 121, लेकिन यहाँ पर वो संख्या लिखे जो कंप्लीट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 का स्क्वायर।
तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, जो 119 से ज्यादा होगा। अब इस संख्या को भाग देंगे मात्र 11 तक। कहां तक? 11 तक। अगर ये किसी से कट गई तो ये मान लीजिए कट गई तो, और अगर नहीं कटी तो अभाज्य है, अगर कट गई तो अभाज्य नहीं है। यहां पर देखिएगा, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, लेकिन 7 से, 7 एकम 7, 4 49, 49, ये संख्या 7 से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये संख्या जो है अभाज्य नहीं है। अब आपको छाड़ने की अभाज्य संख्या कौन सी है? अगला देखिएगा, अगला आपका 187 है। इसी प्रकार से लिखेंगे इससे बड़ी संख्या, लेकिन वो कंप्लीट स्क्वायर हो। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? देखिएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है। अब आप यहाँ पर आइएगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 14 का स्क्वायर। अब देखिए 14 का स्क्वायर जो है इससे ज्यादा है, इससे बड़ा है। अब इस संख्या को चेक करिए, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से देख लीजिए, 11 कम 11 बचेगा 7, गिरस कट जाएगा। तो ये संख्या भी जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा ये वाला भी आंसर गलत, ये वाला भी आंसर गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं 247। अब देखिएगा 16 का वर्ग 256। अब इस संख्या को 16 तक चेक करेंगे। ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, 13 से देख लेते हैं। 13 एकम 13, यहां पर बचेगा 11, 7 117, 13 नाम 117। तो ये संख्या 13 से कट जाएगी, तो ये भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब चेक करते हैं 551, क्या यह अभाज्य संख्या है? तो देखिएगा 24 का वर्ग 576, 25 का 625, तो यहां पर आप लिखेंगे 24 का स्क्वायर। अब इस संख्या को मात्र 24 से चेक करना है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 चक्कू 52 नहीं कटेगा, 17 तेरह नहीं कटेगा, 19 से चेक करते हैं संख्या को कि 19 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो देखिए 551 को 19 से भाग दो, 19 दूना 38, 19 नामा 171, फुल्ली डिवाइड हो गया, मतलब संख्या 19 कट जाएगा। तो ये संख्या हमारी क्या? ये भी संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन संख्या अभाज्य हो गई? इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ, तो विद्यार्थी हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? 161, 221, 373, 437 या इनमें से कोई नहीं। तो फिर हम लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्या होती कौन सी है। देखिए प्रथम अभाज्य जो संख्या होती है वो 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 16। अब हम चेक करते हैं कि जो 161 है अभाज्य संख्या या नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे जैसे 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग क्या होता है? 169 होता है, इससे ज्यादा होता है। ये कंडीशन हमारी सही लिखी हुई है। अब ये संख्या को मात्र 13 तक भाग देना है, 2 से लेकर के मात्र 13 तक, यहां तक भाग देना है। ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 14 7 या 21 7 से कट जाएगी, 7 19 14 7 या 21। तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब चेक करिएगा 221 को, 15 का वर्ग 225। अब इस संख्या को 15 तक चेक करना है, मतलब यहां तक चेक करना है। अब देखिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, 13 से। अब देखिए 13 एकम 13, 9 बचेगा 91, 63 91। तो ये भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब चेक करते हैं 373। अब देखिए 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 20 का वर्ग 400। इस संख्या को चेक करेंगे 23 तक कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा ये 373 है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 3 6 7 13 नहीं कटेगा, 5 से कट ही नहीं सकता, 7 5 35 नहीं कटेगा, 11 13 33 नहीं कटेगा, 13 2 26, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 एकम 17, 17 से नहीं कटेगा, 19 19 से भी नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा। तो ये संख्या अभाज्य संख्या है, ये संख्या अभाज्य संख्या है। इसको भी चेक कर लेते हैं 437 को। अब यहां पर देखिएगा 21 का वर्ग 448, 21 का वर्ग 448। इस संख्या को देखते हैं, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं डिवाइड होगी, 7 से भी नहीं होगी, 11 से भी नहीं, 13 3 39 नहीं कटेगा, 17 19 34, 19 से 19। तो 437 को 19 से, 19 दूना 38, बचेगा 5, 19 दिया 57, कट गया। तो देखिएगा
161, 221, 373, 437 में ए अभाज्य नहीं है, ए भाज्य है, कट जाती है। ए भी अभाज्य नहीं है, ए भाज्य 13 कट जाती है। और ए भी अभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या अभाज्य है? 373 ये है अभाज्य संख्या है। अब आप देखेंगे अगले टॉपिक हम एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच विद्यार्थियों।